स्पर्मेटोजेनेसिस, इसको हिंदी में शुक्र जनन कहा जाता है। इस शुक्र जनन का मतलब शुक्राणुओं का निर्माण। शुक्राणु का यह निर्माण टेस्टिस में होता है और टेस्टिस की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट जो होती है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहलाती है, शुक्र जनन नलिका होती है। उसी शुक्र जनन नलिका में स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र जनन की क्रिया चलती है। शुक्र जनन की क्रिया के फलस्वरूप नारी युग्मक यानी स्पर्म शुक्राणु का निर्माण होता है। आज के इस अध्ययन में हम स्पर्मेटोजेनेसिस के विभिन्न चरणों का जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी किस प्रकार से स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, कौन कौन सी कोशिकाएं स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया में भाग लेती हैं और उन कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है जिससे मैच्योर परिपक्व स्पर्म शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो समझने का प्रयास करिए। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की परिभाषा यानी शुक्र जनन की जो परिभाषा होगी, परिभाषा के अनुसार वृषण में शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया शुक्र जनन कहलाती है। वृषण में शुक्राणु के निर्माण की क्रिया उसकी शुक्र जनन नलिका में होती है। मतलब क्या हो गया कि शुक्र जनन की जो क्रिया होगी वो वृषण में उसके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होगी। ये वृषण की काट है, अनुदैर्ध्य अनुलंब काट है। इस अनुलंब काट में आप वृषण की आंतरिक संरचना देख रहे हैं। इस वृषण के आंतरिक संरचना में ये टेस्टिकुलर लोब है, ये टेस्टिकुलर लोब है। इस टेस्टिकुलर लोब में ये कुंडलित नलिका है। ये कुंडलित नलिका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहलाती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहलाती है। इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया पूरी की जाती है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया कई चरणों में चलती है। हम इनके सभी चरणों को मिलाकर के दो भागों में बांट लेते हैं। पहले भाग में स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया से स्पर्मेटिड्स का निर्माण होगा और फिर स्पर्मेटिड का फिर मैच्योर स्पर्म में ट्रांसफ़र होगा। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र जनन की क्रिया को दो भागों में बांट लिया जाता है। पहले भाग में फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स यानी स्पर्मेटिड का निर्माण होता है और दूसरे भाग के अंतर्गत जो है स्पर्मेटिड जो है मेटामॉर्फोसिस में जाता है और इस मेटामॉर्फोसिस के फलस्वरूप स्पर्म का निर्माण होता है। तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया यानी शुक्र जनन की क्रिया को दो चरणों में बांट लेते हैं। पहले चरण के अंतर्गत स्पर्मेटिड का निर्माण होगा और दूसरे चरण में स्पर्मेटिड से स्पर्म का निर्माण होगा। लेकिन स्पर्मेटिड का निर्माण जो है 3 चरणों पर आधारित होता है। पहले चरण को मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं यानी गुणन प्रावस्था कहलाती है। दूसरे चरण को ग्रोथ फेज कहा जाता है यानी वृद्धि अवस्था कहलाती है और तीसरे चरण को मैच्योरेशन फेज कहा जाता है, परिपक्व अवस्था होती है। इस परिपक्व अवस्था में 2 सब यूनिट्स आते हैं। एक में प्रथम यानी फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन होता है, फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीज़न और दूसरे में सेकेंड मैच्योरेशन डिवीज़न, सेकेंड मैच्योरेशन डिवीज़न। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर हम 2 स्टेप को हटा भी दें तो कुल 4 स्टेप हमको मिलेंगे। एक मल्टीप्लिकेशन फेज़ होता है यानी गुणन प्रावस्था, दूसरा वृद्धि फेज़ वृद्धि अवस्था यानी ग्रोथ फेज़, तीसरा मैच्योरेशन फेज़, मैच्योरेशन फेज़ के अंतर्गत 2 फर्स्ट मैच्योरेशन फेज़ और देन सेकेंड मैच्योरेशन फेज़ और लास्ट में चौथी अवस्था में स्पर्मेटिड का कायांतरण होगा, मेटामॉर्फोसिस होगा। मेटामॉर्फोसिस की एक क्रिया जो है इस पर
मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलियोसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलियोसिस, स्पर्मेटोलियोसिस कहलाती है। तो ये प्रक्रिया है, इसमें आमतौर से पूछा जाता है कि मल्टीप्लिकेशन फेज या फिर मैच्योरिफिकेशन फेज में किस प्रकार का कोश की विभाजन होता है, और दूसरे स्पर्मेटिड से स्पर्म के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है। कौन कौन सा स्पर्मेटिड में परिवर्तन होता है संरचनात्मक रूप से कि स्पर्मेटिड एक मैच्योर स्पर्म में परिवर्तित हो जाता है। नीचे के चित्र में हम स्लाइड में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शन देखेंगे। यानी अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्लाइड देखें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अंडर माइक्रोस्कोप, तो हमको इस तरह की संरचना दिखाई देगी। ये हमारे पिछले के वीडियो में आप इसको अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होती है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की संरचना आप देखे हुए हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में अंदर से बाहर से अंदर की तरफ कई संरचनाएं मिलती हैं। सबसे बाहर जो है ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल या प्राइमरी जर्म सेल या उसी को जर्माइनल एपिथेलियम कहते हैं। ये जर्माइनल एपिथेलियल सेल जो है माइटोसिस की प्रक्रिया में जाता है। यानी हम जब स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया में चलेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, पहले स्पर्मेटिड का निर्माण होगा, और स्पर्मेटिड के निर्माण की प्रक्रिया 2 चरणों पर आधारित होगी। पहले गुणन अवस्था मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा ग्रोथ फेज, तीसरा मैच्योरेशन फेज। तो मल्टीप्लिकेशन फेज का प्रारंभ जो है जर्माइनल एपिथेलियल सेल से होगा, ये जर्माइनल एपिथेलियल सेल माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होगा। तो समसूत्री विभाजन माइटोसिस के थ्रू बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म, एक बहुत अधिक संख्या में सेल का निर्माण होता है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल में माइटोसिस के थ्रू बनने वाली इन कोशिकाओं को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। प्राइमोर्डियल सेल से जो कोशिकाएं बनती है माइटोसिस के थ्रू वो स्पर्मेटोगोनिया कहलाती है। चूँकि प्राइमोर्डियल जर्म सेल में समसूत्री विभाजन हुआ है, इसलिए स्पर्मेटोगोनिया में जितने भी सेल आएंगे उन सब में गुणसूत्रों की संख्या में प्राइमोर्डियल जर्म सेल के गुणसूत्रों की संख्या से कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल में गुणसूत्रों की संख्या 2x या 2n होती है, और चूंकि ये माइटोसिस में जा रहा है इसीलिए इसकी क्रिया के फलस्वरूप या इस विभाजन के फलस्वरूप जो स्पर्मेटोगोनिया बनेगी उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 2x या 2n होगी। गुणसूत्रों की संख्या में माइटोसिस के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस की स्पर्मेटिड निर्माण की मल्टीप्लिकेशन फेज है। यानी गुणन प्रावस्था में प्राइमरी जर्म सेल जो है माइटोसिस के द्वारा विभाजित होगा, और माइटोसिस के द्वारा विभाजित होकर के बहुत अधिक संख्या में कोशिकाओं का निर्माण होगा। इन कोशिकाओं को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। इनका जो सिंगुलर वर्ड होगा वो स्पर्मेटोगोनियम कहलाएगा। चूँकि कोशिका विभाजन समसूत्री है, माइटोसिस है, इसलिए गुणसूत्र क्रोमोसोम्स की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी प्राइमोर्डियल जर्म सेल में गुणसूत्रों की संख्या यदि 2n है तो स्पर्मेटोगोनिया में भी गुणसूत्रों की संख्या 2n होगी। ये मल्टीप्लिकेशन फेज हुआ। अब ग्रोथ फेज, मल्टीप्लिकेशन के फलस्वरूप जो है ये स्पर्मेटोगोनिया बनी। स्पर्मेटोगोनिया का फिर नरिशमेंट होगा, यानी पोषण होगा। इस पोषण के कारण उनका आकार बढ़ेगा, उनके केंद्र की भी साइज बढ़ेगी। तो ये वृद्धि कर रही कोशिका जो है
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाएगी। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, स्पर्मेटोसाइट है। अब आप देखिए कि स्पर्मेटोगोनियम से कोई विभाजन नहीं हो रहा है, तो स्पर्मेटोगोनियम इनलार्ज कर रहा है, जा रही है अपने साइज में, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोशिका भी डिप्लॉयड होगी, ये कोशिका भी डिप्लॉयड होगी, यानी प्राइमरी जर्म सेल और स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये सब कोशिकाएं डिप्लॉयड होंगी और डिप्लॉयड होने के कारण इनकी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 2n या 2x होगी। तो ग्रोथ फेज के अंतर्गत स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होगा। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है अब विभाजन में जाएगा, है ना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आप 3 चरण लिखे हुए हैं। एक चरण में लिखे हुए हैं मल्टीप्लिकेशन फेज यानी गुणन प्रावस्था, दूसरे चरण में आपने लिखा है ग्रोथ फेज, और ग्रोथ फेज के फलस्वरूप हमको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मिल गया। अब ग्रोथ फेज के बाद मैच्योरेशन फेज शुरू होगा। मैच्योरेशन फेज 2 चरण में चलेगा, प्राइमरी फर्स्ट मैच्योरेशन फेज एंड सेकंड मैच्योरेशन फेज। फर्स्ट मैच्योरेशन फेज मियोसिस एंड सेकंड मैच्योरेशन फेज माइटोसिस। मतलब क्या है कि अब जो हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये मैच्योरेशन फेज में जाएगा। मैच्योरेशन फेज में जाने के लिए हम यह प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस के थ्रू, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस के थ्रू विभाजित होगा, यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो अर्धसूत्री विभाजन 2 प्रावस्था में चलता है। पहले प्रावस्था में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, गुणसूत्र आधे हो जाते हैं, और दूसरी जो प्रावस्था होती है वो माइटोसिस की जैसी होती है, यानी अब गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 मैच्योरेशन फेज है, फर्स्ट मैच्योरेशन फेज एंड सेकंड मैच्योरेशन फेज, द फर्स्ट मैच्योरेशन फेज में मियोसिस होगा, यानी ये कोशिका मियोटिकली डिवाइड होगी, तो 2 अन्य संतति कोशिकाएं बनेंगी। जो संतति कोशिकाएं बनती हैं वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहलाती है। अब चूंकि ये अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनी है, इसलिए इनके यहाँ गुणसूत्रों की संख्या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की तुलना में आधी हो जाती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये डिप्लॉयड सेल है, ये डिप्लॉयड है। चूँकि ये मियोसिस के अंदर में जा रहा है, तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा वो हैप्लॉइड हो जाएगा, वो हैप्लॉइड होगा, यानी यहाँ गुणसूत्रों की संख्या क्रोमोसोम्स बिकम हाफ, यानी गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। ये फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन है। अब सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन जो होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में माइटोटिकली होगा, यानी अब ये समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होगी, यानी अब जो सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन होगा वो समसूत्री विभाजन जैसा होगा। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की दोनों कोशिकाएं जो विभाजित होंगी, तो दोनों कोशिकाएं विभाजित होकर के 4 अन्य कोशिकाओं का निर्माण करेंगी। जो 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं इनको स्पर्मेटिड्स कहा जाता है, इनको स्पर्मेटिड्स कहा जाता है। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से माइटोटिक डिवीजन के फलस्वरूप स्पर्मेटोसाइट बने, स्पर्मेटिड्स बने, इसलिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में गुणसूत्रों की संख्या स्पर्मेटिड्स में गुणसूत्रों की संख्या के समान होगी। यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन के थ्रू जो 2 कोशिकाओं का निर्माण करेगा वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहलाएंगे,
और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन में जाएगा और सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन समसूत्री विभाजन जैसा होगा। इसके फलस्वरूप स्पर्मेटिड बनेंगे। इसलिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड में गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जिस तरह से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लाइड होंगे उसी तरह से स्पर्मेटिड्स भी हैप्लाइड होगा। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो पहला चरण था जिसमें स्पर्मेटिड के निर्माण होने की बात कही गई थी वो पूरी हो गई। यानी स्पर्मेटिड के निर्माण की क्रिया में सबसे पहले गुणन प्रावस्था चली, मल्टीप्लिकेशन फेज हुआ, फिर उसके बाद जो है स्पर्मेटोगोनिया बना, फिर उसका ग्रोथ हुआ, ग्रोथ होने के बाद जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मैच्योरेशन डिवीज़न के फलस्वरूप जो है स्पर्मेटिड का निर्माण करता है। तो स्पर्मेटिड के निर्माण तक की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब जो है इसका मेटामॉर्फोसिस होगा, यानी स्पर्मेटिड जो बना अब वो मैच्योर स्पर्म में बदलेगा। तो स्पर्मेटिड में कोशिकाओं का 3 मुख्य भाग दिखाई देता है। स्पर्मेटिड में कोशिकाओं के अंतर्गत 3 मुख्य भाग दिखाई देते हैं। एक भाग गोल्जी बॉडी, एक भाग गोल्जी बॉडीज, दूसरा भाग माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और तीसरा जो है एक्सियल फिलामेंट्स। तो जो गोल्जी बॉडीज है ये स्पर्म के हेड का निर्माण करेगा। ये स्पर्म का हेड बनेगा जिसको एक्रोसोम कहा जाएगा, एक्रोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये स्पर्म का मिडिल पोर्शन बनाएगा, ये स्पर्म का मिडिल पोर्शन बनाएगा, ये मिडिल पोर्शन। और एक्सियल फिलामेंट जो है ये फिर टेल का निर्माण करेंगे, ये फिर टेल का निर्माण करेंगे। तो अब ये जो स्पर्मेटिड है जिसमें टेल नहीं है, अब वो मेटामॉर्फोसिस के थ्रू स्पर्म में चला गया। इस प्रकार से स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया पूरी हो जाती है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया 2 चरण में चली। एक चरण में स्पर्मेटिड